So, good morning to all of you, dear students. The today's lecture is a reversible and irreversible processes. Reversible and irreversible process. Irreversible process. Reversible and irreversible processes. Yeah, these are also the thermodynamic processes. इससे पहले जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस. These are the another more important, ठीक है, most important, that is reversible and irreversible process. तो बेटा, as the name reversible, as the name reversible and irreversible, ठीक है. तो रिवर्सिबल मतलब ऐसी चेंज जो रिवर्स हो सकती है, इररिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको रिवर्स करना मुश्किल होगा, ठीक है. तो अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, दीज आर द प्रोसेसेस, ऐसे लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस, it is a process which occurs in small steps. It is a process which occurs in small steps. पहला पॉइंट. and can be reversed at each step, and can be reversed at each step. It is a process which occurs in large steps and can't be reversed. ठीक है. तो रिवर्सिबल क्या मतलब, ये स्मॉल स्टेप्स में अगर हम कोई प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं तो ये मुमकिन है कि हम, या पॉसिबल है, उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जो है यह फॉर एग्जाम्पल 2 बिल्डिंग स्टोरी है हमारे पास, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, सॉरी 2 स्टोरी बिल्डिंग है, और यहां से इसको जो है सीढ़ियां लगी हुई है, ठीक है. एंड द अनदर वन इज कि आप क्या कर रहे हो, यहां से इसको जो है, यहां से कोई नीचे आ रहा है, तो किसी को यहां से नीचे आना है, उसके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है. या तो वो स्टेयर्स से आ जाए, या तो वो डायरेक्ट यहां से कूदे, ठीक है. अगर ये बंदा स्टेयर्स से आ रहा है, ठीक है, मतलब ये सीढ़ियों से आ रहा है, तो ये यहां पर पहुंचा पहले स्टेप पर, तो फिर अगर उसको याद है कि मुझे काम था ऊपर, तो ये मुमकिन है कि ये वापस आ जाए, यहां से वापस आ सकता है, आराम से आ सकता है, ठीक है. दूसरे स्टेप पर पहुंचा, फिर याद आया नहीं मुझे पहले स्टेप पर काम था, तो वापस आने के चांसेस है, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है. स्टेयर्स, एक स्टेयर एक नीचे उड़ा तो वापस आ गया, आगे वापस, ये तो है रिवर्सिबल, ठीक है. अब अगर उसने ऐसा किया, उसने यहां से छलांग लगाई नीचे, उसको याद आया कि मुझे तो पहले स्टोरी पर काम था, बात आ रही समझ में. तो ये लार्ज स्टेप में प्रोसेस हो गई, ये स्मॉल स्टेप में प्रोसेस हो गई. तो लार्ज स्टेप में यह भी मुमकिन है कि ये वापस विद इन फाइनाइट टाइम वापस पहुंच जाए, तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये भी हो सकता है तो चला गया, ठीक है, ऊपर से छलांग खत्म, एक बार प्रोसेस खत्म, ठीक है. तो यहां से तो चांसेस है कि हर किसी स्टेप पर ये वापस आ सकता है, ठीक है. तो ऐसी रिएक्शन या ऐसा कोई काम
जो स्मॉल स्टेप्स में होता है तो उसको रिवर्स करने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोसेस लार्ज स्टेप में होता है तो ये मुमकिन नहीं कि वो वापस आ सके। सिमिलर अगर मैं दूसरा एग्जांपल बता दूं, अगर किसी को जाना है अमेरिका या किसी को जाना है बेंगलोर, ठीक है, किसी को बेंगलोर जाना है तो उसने उसके पास दो वेज है, या तो वो बाय रोड जाए या तो वो बाय एयर जाए। अगर वो बाय रोड गया, ठीक है, तो बानिहाल पहुंचा तो उसको याद आ गया मेरा मुझे तो काम है यार घर पर, मैं पहले वो करके, तो रिवर्स होने के चांसेस है, ठीक है, तो आ सकता है वापस, ठीक है, विद इन ए फाइनाइट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर पहुंचा जम्मू, फिर से याद आ गया दूसरा स्टेप, फिर से याद आ गया नहीं घर पर काम है, वापस आ सकता है आराम से, ठीक है, इवन दिल्ली तक भी वो वापस आ सकता है। अब अगर वो फ्लाइट में चढ़ा, ठीक है, विद इन फाइनाइट टाइम, मतलब नैनो सेकंड्स या सॉरी विद इन आवर्स वो कहां पहुंचेगा, बेंगलोर। तो वो प्रोसेस रिटर्न करना, रिवर्स करना मुश्किल है, क्योंकि वो एक लार्ज स्टेप ले रहा है, ठीक है, बेंगलोर पहुंचने के लिए। तो ये प्रोसेस जो स्मॉल स्टेप्स में हो तो उसको रिवर्स करना आसान है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस लार्ज स्टेप्स में हो तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गया कि मतलब जो स्मॉल स्टेप्स में होगा वो रिवर्स होगा। अब ये इससे मतलब क्या है सर, ये रिवर्स आना क्या है? मतलब ये है कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं ए से बी, ए से बी, हम थोड़ा थोड़ा करके ए डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा करके ए से बी बन गया, तो ये प्रोसेस रिवर्स हम कर सकते हैं, मतलब ए से बी बन गया, बी से वापस ए बन सकता है। लेकिन अगर हमने एक साथ करके ए डाला, ठीक है, पूरा, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम बी को वापस रिटर्न कर सके, ठीक है। तो यहां पर हम हर किसी स्टेप पर, मतलब देखो यहां पर इस स्टेप पर पहुंचा ये बंदा, तो यहां से ये वापस आ सकता है, तो हो गया एक इक्विलिब्रियम। अब अगर ये इस स्टेप पर पहुंचा तो यहां से भी ये वापस आ सकता है, तो दूसरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां से गए थे फिर वहीं से वापस आ गए, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था, मतलब यहां से प्रोसेस जो है यहां से भी पॉसिबल हो और रिवर्स में भी पॉसिबल हो। तो जब दोनों का टेम्परेचर, कंसंट्रेशन जो भी है सेम रहेगा, ठीक है, या वापस आने के चांसेस हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। तो अब अगर ये बंदा पहली स्टोरी पर पहुंचा, फिर बोला कि नहीं मुझे वापस आना, तो यहां से वापस आ सकता है। लेकिन यहां पर हर किसी स्टेप पर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, यानी कि वापस आ सकते हैं। लेकिन यहां पर इनिशियल यहां पर जब था तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम था, और फाइनल जब यहां पर था, यहां पर हर किसी स्टेप पर आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यहां पर जो है इनिशियल और फाइनल वाला खाली इक्विलिब्रियम हो सकता है, यहां से आ गया यहां तक, यहां से अब वापस आ सकता है, ठीक है। लेकिन हर किसी स्टेप पर वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता, जैसा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हर किसी स्टेप पर, जैसे फॉर एग्जांपल उसने वो कूदा, क्या वो हवा में लटका रहेगा? नहीं, वो बोलेगा, मतलब उसको हवा में याद आया मुझे तो वापस जाना था, तो अब तो वो उसने छलांग मारी तो नीचे तो गिरना ही। बात आ रही समझ में? तो यहां पर इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है, बाकी हर कोई स्टेप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो अब यहां पर ये जो है ये एक फाइनाइट टाइम में, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, इस प्रोसेस को होने में फाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्लो एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम, और irreversible process occurs in finite time. Irreversible process occurs in finite time. बात आ रही समझ में क्या? अब यहां पर थर्मोडायनेमिक के हिसाब से क्या होता है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब कैसे, मतलब क्या होता है। यहां पर मैं एग्जांपल एक और बता दूंगा।
चाहो तो यहां आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं जिसमें कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनरली गैस का सिस्टम ले रहे हैं, गैस इसमें है और इसके ऊपर मैंने लगाया पिस्टन। दिस इज पिस्टन एंड दिस पिस्टन इज, इसको यहां पर पिस्टन समझ रहे हो ना। हार्मोनिक पिस्टन क्या होता है, जो ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। सिंपली ऐसे याद रखना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सिमिलर यहां पर भी मैं यही ले रहा हूं, सेम कंटेनर, और इसके ऊपर मैंने ये पिस्टन रख दिया, दिस इज पिस्टन, ठीक है। ये पूरा पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस मतलब आराम से ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है, कोई नहीं। अब इसके लिए अब यहां पर जो है, यहां पर कोई गैस है, ठीक है, और उसका प्रेशर है P, प्रेशर इक्वल्स टू P। सिमिलर यहां पर भी गैस है और उसका प्रेशर कितना है P, ठीक है। और बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका भी मालूम P प्रेशर है, ठीक है। तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर और उसका प्रेशर P। अंदर जो लिक्विड या गैस है या अंदर जो सिस्टम है उसका प्रेशर P, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू P, बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं छोटे छोटे वेट्स रख रहा हूं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे वेट्स मतलब मैं उसका जो प्रेशर होगा वो इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज इक्वल टू D, ठीक है, स्मॉल प्रेशर। इसके ऊपर मैं छोटे छोटे वेट्स रख रहा हूं, उनकी वजह से यहां पर प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये छोटे छोटे वेट्स हैं और इसका जो प्रेशर है दैट इज D, मतलब ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज D। सेम ही है, ठीक है। तो इसका प्रेशर क्या है D। अब अगर मैं यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहा हूं। अब अगर मैं यहां से ये एक प्रेशर हटा लूं, ठीक है, ये प्रेशर मैंने हटा लिया, तो बाहर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, P माइनस D, बाहर का प्रेशर। अंदर का जब मैं ये ऊपर उठाऊं तो ये पिस्टन क्या चला जाएगा ऊपर, तो यहां का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P माइनस D। तो इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं हो गया, जितना यहां कम हुआ उतना यहां पर भी कम हुआ। अब यहां पर ये प्रेशर क्योंकि मैंने थोड़ा सा उठाया था, मैं इसको वापस रख सकता हूं, तो वापस रखूंगा तो वापस P और P आ जाएगा। सिमिलर अगर मैं दूसरा हटा दूं तो फिर से P माइनस dP dt, P माइनस dP dt, तो फिर से वापस रख सकते हैं। तो इस पिस्टन को आप उसमें वापस प्रेशर कर सकते हैं। मतलब कोई आप लोगों ने बॉईल कर रहे हो कोई चीज और अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को अगर वहां से हटाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके उठाओ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तो आप वापस जाकर को रख सकते हो। अगर आपको लगा कि मतलब अभी बॉईल नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ तो आप लोग वापस जाकर को रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके उठा लिया फिर वापस रख लिया, थोड़ा उठा लिया फिर वापस रख लिया। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल, कि हम हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। अब आ जाओ यहां पर अगर मैंने ये पूरे स्टेप्स, ये पूरा वेट एकदम करके उठाया, अंदर प्रेशर था तो ये पिस्टन में भी बाहर ही चला जाएगा क्योंकि प्रेशर अंदर है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसका जो ये पिस्टन है वो बाहर चला जाए, ठीक है। फिर इस पिस्टन को वापस रखना, क्योंकि प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा होगा, फिर इस पिस्टन को वापस रखना बहुत मुश्किल है,
ठीक है, तो ये प्रोसेस फिर रिवर्स करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जब हम एकदम से सारे वेट जो है उठा लेंगे, तो सारे वेट उठा लेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहां पर प्रेशर जो है वो P माइनस dP, एक साथ मैंने उठाया P माइनस dP 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 जो भी है, ओवरऑल मैंने dP बोला, तो बाहर का प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो P माइनस dP। यहां पर भी हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, लेकिन एक साथ करने मैंने पूरे वेट सुना। अब यहां पर इस प्रेशर को अब अगर मैं चाहूं कि वापस P ले आऊं, ठीक है, तो अगर मुझे वापस P ले आना है तो इनको वापस रखना पड़ेगा, लेकिन अब वो मुश्किल होगा। अब क्योंकि अब ये पिस्टन इस प्रेशर के दौरान इसको वापस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है रिवर्स करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर हम रिवर्स नहीं कर सकते, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, और वो प्रोसेस जो हम रिवर्स कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस equilibrium can be achieved after every step, after every step in irreversible process, in irreversible process equilibrium can, you can write EQB, equilibrium can be achieved only at initial and final position, ठीक है, not in between, not in between। बात आ रही समझ में? Is that clear? Reversible and irreversible process? Yes sir. चलो, next. Next is concept of heat and work. Concept of heat and work. Concept of heat and work. तो पहले हीट को देखते हैं, हीट क्या है। पहले तो आप लोगों ने ये 10th क्लास से पढ़ के आते हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये सही बात है, कोई मसला नहीं, ये भी सही है। इज अ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from one body to another body। ये सही है, लेकिन as we deal with the thermodynamics, तो यहां पर बेटर होगा कि आप लिख सकते हो कि जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग, which transfers from system to surrounding। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, which transfers from system to surrounding। कब? हमेशा तो नहीं होगा, when there is temperature difference, that's the most important। अभी समझाऊंगा, when there is temperature difference, this is the best definition I chose for heat। Energy is a form of
एनर्जी जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, या सिस्टम से सराउंडिंग में, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सिस्टम और ये इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा, सराउंडिंग, और ये पूरा यूनिवर्स है। तो अगर यहां पर बात को समझ लेना बेटा, अगर यहां पर सराउंडिंग में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अंदर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहां पर क्या ट्रांसफर होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब कुछ ट्रांसफर नहीं होगा तो हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यहां पर कोई कांसेप्ट हीट का नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम जहां पर दो बॉडी, ठीक है, बॉडी 1 या बॉडी 2 या सिस्टम और सराउंडिंग आपस में टेम्परेचर दोनों का सेम हो और कोई टेम्परेचर इधर उधर मतलब हीट ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब थर्मल मतलब हीट, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का सेम, ठीक है। ना यहां से हीट बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है। अब ट्रांसफर कब होगा, अब यहां पर अगर मैं टेम्परेचर कर रहा हूं 40 डिग्री सेल्सियस और यहां पर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है और यहां से हीट ट्रांसफर, मतलब यहां से तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, यहां से हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो अगर यहां से हीट ट्रांसफर हो गई तो हमें लगेगा अब ये सिस्टम जो है गर्म होने लगा है। जब हमें लगता है कोई चीज गर्म है तो हम बोल रहे हैं हीट आ रही है, तो हमें एनर्जी मिलती है। फिर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्लोवर लगा लिया, जब वो वहां से हीट देगा, जब वो वहां से हीट देगा तभी तो हमें लगेगा कि हमें एनर्जी मिल रही है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है। जब वो ब्लोवर आप लोगों ने सर्दी में भी फैन पर रखा है, वो वहां से ठंडी दे रहा है, बाहर भी ठंडी है, तो आप लोगों को क्या कुछ भी नहीं लगेगा, तो सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा उस वक्त जो लॉ फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो तो हम बोलते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे भी बात होगी, थोड़ा उसमें इस लॉ के बाद थोड़ा बहुत बता देंगे। तो यहां पर ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला है, लेकिन हीट ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडीज में, ठीक है, अदरवाइज दिस डज नॉट हैपन। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो हीट को जो हम डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाय Q, heat is denoted by Q, either it's capital Q और small q, ठीक है। तो दोनों में कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। तो heat is denoted by Q। अब यहां पर एक और चीज, अब लिखो आप साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बाय IUPAC, बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है यहां पर समझिए। IUPAC ने बोला है अगर हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं, ठीक है, या हमें सिस्टम हीट दे रहा है, ठीक है, हम सिस्टम दे रहे हैं मतलब हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो उस वक्त हम बोलेंगे जो मतलब सिस्टम की हीट कम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हीट सिस्टम दे रहा है तो सिस्टम हीट दे रहा है तो उसकी हीट कम हो रही है, तो मतलब अगर उसकी हीट कम हो रही है तो मतलब उसकी हीट नेगेटिव में हो रही है, एनर्जी उसकी नेगेटिव है। तो साइन IUPAC ने बोला तो उस वक्त जो हीट का मतलब हीट अगर सिस्टम दे रहा है तो साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, ठीक है, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो मतलब सिस्टम में हीट जा रही है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सिस्टम में हीट बढ़ रही है तो उसको इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। तो अगर हीट सिस्टम दे रहा है, हीट इज गिवन बाय, इफ हीट इज गिवन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव, ठीक है। बात आ रही समझ में? अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, इफ हीट गिवन टू द सिस्टम
तो ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, इफ यू रिमेंबर वन थिंग, हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मतलब सिस्टम एनर्जी दे रहा है, रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच नेगेटिव। तो यहां पर हम बोलेंगे डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, और अगर सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, रिएक्शन को आप हीट दे रहे हो, तो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो उसका बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। वही है ये भी, वही है ये भी। तो आप इसको लिख सकते हो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। बात है समझ में? तो आप इसमें लिख सकते हो ओवरऑल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, heat released by the system, or heat released by the system। न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, वहां पर लिखा है हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो उस वक्त डेल्टा एच नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा? जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां पर हीट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, जिसका इंपॉर्टेंस है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन डालो बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of substance है यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस। यूनिट मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास पानी है, ठीक है, पानी है, इसमें पानी है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर मान रहा हूं मैं। अब आप लोगों को इसको टेम्परेचर करना है 26 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री बढ़ाना है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर बात आ रही है यूनिट मास की। अब इसके साथ बोलते हैं 1 ग्राम पानी, अब ये 1 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है, कितना हीट लगेगा? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल। ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वो यही है कि पानी के 1 ग्राम वेट को, 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट लगता है? 4.2 जूल्स। दैट इज कॉल्ड इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिख लो यूनिट ऑफ हीट का यूनिट तो जूल है, हीट का यूनिट जूल है, वहां पर लिख लेना द यूनिट ऑफ हीट इज जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं जूल, ठीक है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। रिलेशन क्या रहेगा?
एक और पॉइंट लिखो यहाँ पर, वेरी, मैं तो समझ रहा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कुछ भी नहीं लेकिन है वेरी इंपॉर्टेंट, पता चलेगा बाद में। इट इज डिनोटेड बाय, ये हाईलाइट करके रखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी, फिर कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, वो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा, वो कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर से क्या है, इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल लेटर सी से, याद रख लेना, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी। तो रिलेशन क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सी इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T, C इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। देखो बेटा यहां पर दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैंने बोला डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो गया, अमाउंट ऑफ क्यू इज हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस, मास यहां पर यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, तो डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो C इक्वल्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? रिलेशन को मैं यही लिखूंगा रखूंगा। अब देखो आप डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट कैसे चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट कैसे चेंज होता है, यहां बात है जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जहां से नीट में क्वेश्चन आया है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। देखो बेटा रिलेशन को मैं ऐसे ही रखता हूं, बट दिस इज सुमाल से, मैं बार-बार बोल रहा हूं दिस इज सुमाल से। देखो अगर मैं आइसोथर्मल, अगर हमारा सिस्टम जो है आइसोथर्मल प्रोसेस पर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ऐसे कर लो, फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक मिनट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या मतलब होता है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, T इज कांस्टेंट, चेंज इन टेंपरेचर क्या होता है, जीरो, चेंज इन टेंपरेचर इज जीरो, ठीक है, T जब कांस्टेंट है तो चेंज इन टेंपरेचर जीरो, पढ़ाया था उसने, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे स्पेस दिया है C इक्वल जाएंगे C आइसोथर्मल, तो C आइसोथर्मल या आइसोथर्म लिख लो खाली, C आइसोथर्मल, ठीक है, या सीधे लिख लो C आइसो, तो इसका मतलब C आइसोथर्मल इक्वल्स टू Q अपॉन M, डेल्टा T क्या है बेटा, जीरो है कि नहीं, तो M इंटू जीरो, तो ये क्या हो गया, Q अपॉन M इंटू जीरो हो गया जीरो, तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, तो क्या हो गया बेटा ये इंफिनिटी। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे हो, उस टाइम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। क्लियर? बात यही है, जब प्रोसेस आइसोथर्मल है, आप टेंपरेचर बढ़ाना नहीं चाहते हो, ठीक है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, आप टेंपरेचर आप हीट कितना भी दे दो, ठीक है, इनफाइनाइट हीट दे दो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि टेंपरेचर हम मेजर ही नहीं कर रहे, हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, for adiabatic process, for adiabatic process Q equals to 0, तो C adiabatic क्या होगा, C adiabatic ADI equals to Q 0 है divided by M delta T, तो 0 divided by anything that is equals to 0, ठीक है, तो adiabatic process के लिए 0 आएगा। तो क्वेश्चन ये दिया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, तो 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 से इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है, 0 से 1 लिखा था, 1 से 2 लिखा था, ठीक है, तो इंफिनिटी टू 0, तो 0 टू इंफिनिटी जा सकती है। ये हो गया 2। अब आ जाओ थर्ड वन, सी, फॉर
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब v कांस्टेंट होगा तो डेल्टा v क्या होगा बेटा, जीरो, डेल्टा v इक्वल्स टू जीरो। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा इसका रिलेशन क्या है, c इक्वल्स टू q अपॉन m डेल्टा t। इज देयर एनी टर्म रिलेटेड टू v? नो। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम हम देखेंगे cv, यानी कि cv कांस्टेंट। ठीक है बेटा, cv वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल्स टू qv अपॉन m डेल्टा t। और यहां पर मैं और लिख सकता हूं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू qv अपॉन m डेल्टा t। और आपको यहां पर एक और रिलेशन की जरूरत पड़ता है, qv इक्वल्स टू m cv डेल्टा t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमें भी जरूरत लगेगा। इक्वल्स टू qv अपॉन m डेल्टा t, बट दिस इज स्मॉल c। ठीक है, अब आ जाओ फॉर b, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल को वहां पर क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, स्पेशली हीट केमिस्ट्री वैल्यू कहां से कहा जा सकता है, जीरो एंट्री, बट दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा p इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर जो होगा cp इक्वल्स टू qp अपॉन m डेल्टा t, और qp इक्वल्स टू mcp डेल्टा t, mcp डेल्टा t। क्लियर बेटा, यानी कि इसको हम बोलेंगे अगर क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वो आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर may be defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of solution by 1 degree Celsius at constant pressure, at constant pressure। उसमें तो हमने लिखा नहीं, जब इसकी बात करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो आप लिखना है लास्ट में बस डेफिनेशन को ऐड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें डेफिनेशन को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। ये नाउ अनदर इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो अभी तक मैं जो यहां पर थोड़ा बहुत फिर मोलर हीट कैपेसिटी में लिखूंगा। देखो बेटा, अभी हमने यहां पर पढ़ा जो Q होता है, सॉरी Q नहीं C, स्मॉल c जो है वो है बराबर Q अपॉन m डेल्टा t। ठीक है, फिर हमने पढ़ा Cv इक्वल्स टू qv अपॉन m डेल्टा t, Cp इक्वल्स टू qp अपॉन m डेल्टा t। फिर हमने पढ़ा बेटा जो C आइसोथर्मल होता है वो होता है इन्फिनिटी, जो C एडियाबैटिक होता है वो होता है 0। ये ऐसे करके आप लोगों को बनाना है नोट्स में। ठीक है, साइड में ये रिलेशन याद रखनी है, तभी आप थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी देखो, अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 1 ग्राम, आप लोगों ने मतलब यहाँ पर देखोगे कि वसार बता रहे हैं वाटर का 1 ग्राम, वाटर का 1 ग्राम, वो तो लिक्विड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेसिक टर्म इज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा चेंज है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, raise the temperature of a substance, temperature of 1 mole of
substance by 1 डिग्री सेल्सियस। वहां पर क्या था, यूनिट मास या 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, यहां पर क्या है, यूनिट मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 मोल के बदले आप यूनिट मोल लिख लो ताकि डेफिनेशन सेम रहे। आप यूनिट मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वहां पर था यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब यूनिट मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट्स कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, molar heat capacity is denoted by, it is denoted by capital C, कैपिटल C, बड़ा C, छोटा C, बड़ा C। ठीक है, यूनिट यहां पर पहले लिखो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या रहेगा, कैपिटल C इक्वल्स टू Q अपॉन, अब वहां पर मास था तो m से लिखा, यहां पर मोल्स है, मोल्स किसे डिनोट करते हैं, n से, तो हो गया स्मॉल n डेल्टा t। दिस इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, q अपॉन n डेल्टा t, q अपॉन n डेल्टा t। तो यहां पर बेटा सेम वही रिलेशन रहेगी, तो यहां पर यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू q का मतलब वो क्या है, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, सिमिलर फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अगर हम देखेंगे वही वैल्यूज हैं, बस कैपिटल स्मॉल सी के बदले कैपिटल सी लगाना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल सी आइसोथर्मल इक्वल्स टू वही इंफिनिटी, क्योंकि m डेल्टा t वही है। ठीक है, फॉर एडियाबैटिक, ठीक है, कैपिटल C आइसोथर्मल इक्वल्स टू 0 फॉर क्या बोलते हैं इसको, आइसोकोरिक कैपिटल CB इक्वल्स टू, ठीक है, Q अपॉन QV अपॉन n डेल्टा T फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कैपिटल CP इक्वल्स टू QP अपॉन n डेल्टा T। क्लियर? सेकंड वाला C आइसोथर्मल, C एडियाबैटिक इक्वल्स टू 0। बेटा tomorrow we'll start relation between capital CP and capital CV, ठीक है, small CP and small CV। is that clear बेटा? okay, tomorrow is another important topic and we will do some questions।